Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले दिनों मैंने लास्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू किया था, नाम वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर या रूट ऑफ द फिजिक्स में था। इसमें आपको पिछले लेक्चर में सिर्फ वर्क के बारे में बताया गया था। आज हम लोग एनर्जी पे चर्चा करेंगे। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना काम कर सकता है वही उसकी ऊर्जा होती है। ऊर्जा कैसे नापते हैं? वर्क डन से नापा जाता है। कोई कितना काम कर सकता है वही उसकी एनर्जी कहलाती है। द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। हिंदी बोला तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो किसी की एनर्जी नापनी है तो हम लोग वर्क डन नापते हैं कि कितना काम वो कर सकता है। एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन के। क्योंकि एनर्जी इक्वल है वर्क डन के तो दोनों का यूनिट सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों? जूल होगा। तीन यूनिट बताया गया था, जूल और क्या था? न्यूटन मीटर और क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनका जो सीरियस यूनिट है वो भी तीन बोल सकते हैं आप। एक अर्ग, डाइन सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोस्तों एक जूल कितना अर्ग है ये भी आपने पढ़ा था। एक जूल कितना अर्ग, मैंने इसको दो तरीके से प्रूफ करके दिखाया था आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर में। ये बोला तो जूल, 1 जूल इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग। उल्टा हो तब ये -7 होगा। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है दोस्तों? जूल है फेमस, और सीएस में अर्ग। अदर पूछे तो आगे वाला बोलना है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये वर्क है, वर्क का, हीट का, एनर्जी का, टर्क का, चारों का मैंने कहा था कि सेम डायमेंशन होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर, ये पूरा चैप्टर ही स्केलर है। वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों स्केलर, वर्क स्केलर, एनर्जी स्केलर, पावर स्केलर। ये पूरा चैप्टर ही क्या हमारा? स्केलर। तीनों स्केलर है, वर्क भी, एनर्जी भी और पावर भी। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ये चैप्टर एक्चुअली मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। नॉन मैकेनिकल में ही आपका आता है हीट, जो अलग चैप्टर है, लाइट अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चैप्टर है, मैग्नेटिज्म अलग चैप्टर है। कुछ 11th में पढ़ना है तो ज्यादातर 12th में पढ़ाई होती है। ये चैप्टर जो मिली है वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसका डिफिनीशन होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन और चेंज इन शेप, साइज, पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन हो या उसका शेप, साइज, पोजीशन चेंज कर दिया जाए तब उसके अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, मेनली मोशन बोलते हैं, फिर बोलते हैं चेंज इन शेप, साइज एंड पोजीशन। द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, अगर सिर्फ हो तो वो काइनेटिक हो जाएगा, और अगर पोजीशन, शेप, साइज ये सब हो तो फिर वो पोटेंशियल हो जाएगा। इसलिए इसके दो टाइप हो जाते हैं, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। दो तरह की बात है। ड्यू टू मोशन, तो मोशन वाला वो काइनेटिक है आपका, और बाकी दूसरा वाला जो ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज, पोजीशन, ये पोटेंशियल है। और दोनों मिला के क्या हो गया? मैकेनिकल। एक चिड़िया हवा में उड़ रही है, कौन सी एनर्जी?
एक चिड़िया कहाँ उड़ रही है? हवा में। उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? हवा में उड़ रही है, वहां पे हाइट भी है और साथ में स्पीड भी है, दोनों है। हाइट जब भी होगा ना तो पोटेंशियल भी होगा और स्पीड भी है ऊपर, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? मैकेनिकल। तो कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। दोनों है, पोटेंशियल भी है और मैकेनिकल भी है और काइनेटिक भी है। जब दोनों हो जाए तो मैकेनिकल बोलेंगे। एक पत्थर गिर रहा है ना, हवा में स्वतंत्र वो गिर रहा है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? दोनों हो जाए। एक बच्चा छत पे दौड़ा, यहाँ पे हम लोग दौड़े, कौन सी एनर्जी हो जाएगी? कौन सी एनर्जी आएगी? मैकेनिकल। इसका एग्जांपल जो मैकेनिकल एनर्जी का दे सकते हैं आप, एनर्जी फ्लाइंग बर्ड, चिड़िया उड़ रही है, फ्लाइंग बर्ड, एरोप्लेन उड़ रही है। फ्लाइंग टेक के दोनों के लिए हो गया। तो मैकेनिकल में दोनों तरह का होगा, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, दोनों मिलके मैकेनिकल। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। टाइप्स ऑफ एम ई है, एफ नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी शॉर्टकट में मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। There are two types of mechanical energy. One is kinetic energy and another is potential energy. Kinetic energy is very important. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डिफाइन करना और इसका फॉर्मूला टाइप करना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड डिड्यूस इट्स इक्वेशन, एक्सप्रेशन, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला भी याद ही होगा आपको, हाफ mv² होता है। ये फॉर्मूला प्रूफ करना बाय कैलकुलस मेथड। यहाँ पे सब कुछ हम लोगों को बाय कैलकुलस मेथड करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हिंदी गति ऊर्जा, हिंदी नाम से और पता चल रहा है गति के कारण ऊर्जा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, चल रही है, गति में है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी, इसका नाम काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें रहे मोशन, तब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन। इसका काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय के। काइनेटिक एनर्जी के ई के बराबर हाफ mv², m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। इसके एग्जांपल दिए मैंने, जैसे स्टॉर्म जानते हैं आप लोग? आंधी, जब आंधी आती है तो कितना काम करता है? पेड़ को उखाड़ देता है। तो मौजूद पेड़ को भी क्या करता है? जड़ से उखाड़ देता है। कितना सारा बिल्डिंग को उखाड़ देता है। बिल्डिंग नहीं उखाड़ पाता है। उड़ीसा में जो आया था ना तूफान, तो एक भी मकान दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद सब तहस नहस कर दिया था। स्टॉर्म, आंधी, उस पर स्पीड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा वो काम करेगा, मतलब उतना ज्यादा तबाही मचाएगा। सर इसमें पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है। पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है। वहाँ पे हम सिर्फ उसका स्पीड ले रहे हैं। किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? आंधी का? नहीं सर, पेड़। हम आंधी के अंदर ना बोल रहे हैं, पेड़ के अंदर तो नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखे हैं वहाँ पे? एनर्जी ट्री बोले हैं आप, क्या बोले? स्टॉर्म बोले हैं। किसके अंदर बोले हैं? स्टॉर्म के अंदर। स्टॉर्म के अंदर कौन वो एनर्जी कहाँ किसके कारण आई? ड्यू टू मोशन। ड्यू टू इन फ्लोइंग वाटर। पानी जगह बह रहा है, बांध टूट जाए तो काम करता नहीं करता है? पानी काम करता नहीं करता जी? अगर बांध टूट जाए तो क्या होता है? कितनों घर खत्म, कितना बाढ़ आ गया, सब खत्म। तो ड्यू टू मोशन, उसी पानी वो बांध बना करके उसकी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। पन बिजली उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पन बिजली। तो काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेंगे के से। फॉर्मूला होगा हाफ mv², m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? वेरी गुड, बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? फॉर्मूला देखिए क्या? हाफ mv² बढ़ेगा, mv² क्या होगा? बढ़ेगा।
अच्छा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे या वेलोसिटी पे? कहाँ है? बोर्ड पे देखिए ना, स्क्वायर है ना, v से हाफ v स्क्वायर। ये सारे ऑब्जेक्टिव है। मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? डबल होगा। वेलोसिटी डबल करेंगे तो 4 टाइम्स v पे स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। डबल कैसे होगा? 4 टाइम्स। वेलोसिटी को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। वेलोसिटी अगर वेलोसिटी को 10 टाइम्स कर देंगे तो 10 का स्क्वायर नहीं बोल सकते, कितना हो जाएगा? मास को 10 टाइम्स करेंगे तो 10 ही टाइम्स। 10 है तो 10 ही रहेगा, मास में स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर किस पे? वेलोसिटी पे। तो ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे या वेलोसिटी पे? किस पे डिपेंड कर रहा है? मास 2 गुना तो 2 गुना, लेकिन वेलोसिटी 2 गुना तो ये 4 गुना। ये 10 गुना तो ये मास 10 गुना तो 10 ही गुना बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी का 10 गुना करेंगे तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? अब देखिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करना। ये फॉर्मूला आया कहां से? k बराबर हाफ mv स्क्वायर। k बोला तो काइनेटिक एनर्जी, k बोला तो ये फॉर्मूला कहां से? इसका प्रूफ के लिए हम लोग पहले मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर रही है। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। पहले ये मानना पड़ेगा आपको, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है। कहां से? फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब विराम से, और टी टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ के कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशंस में हम लोग कोई भी एनर्जी निकालना हो तो वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन कितना होगा, क्योंकि एनर्जी होता ही है वर्क डन, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कोई भी एनर्जी निकालना हो वर्क डन निकालते हैं। तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला कल ये पढ़ाया गया था, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, और F का फॉर्मूला पढ़ाया m into a। और पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds की बात करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब सेम डायरेक्शन में थीटा 0। दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा? 0, और cos 0 कितना होता है? 1। a का फॉर्मूला होता है dv by dt। a का फॉर्मूला dv by dt। अब dv अलग करते हैं, ds by dt को एक साथ कर दिया, ds by dt को एक साथ, और dv को अलग कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? ds by dt दैट इज v, mv dv आ गया। ds by dt सब पढ़ाया गया है। ds by dt को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। एक बार नहीं कई बार हम लोग देखे, पहले डिफरेंशिएशन में देखा, फिर मोशन चैप्टर में जो शुरू किया था मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें भी ये सब काम कर चुके हैं हम लोग। a का फॉर्मूला dv by dt। अब यहाँ पे क्या किया? dv को अलग किया, ds by dt एक साथ कर दिया, dv को अलग कर दिया, फिर ds by dt को क्या पुट किया? v पुट किया। ये तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। टोटल निकालना तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया जा रहा है। dw है तो 0 से w डालेंगे, v है तो 0 से v डालेंगे। dw का इंटीग्रेशन w होता है m बाहर v पे पावर 1 ऐड कीजिए, कितना होगा? 2। बैठो ना 2 मिनट, पूरा क्लास इस पर देते हैं। 2 मिनट हो तो गया था यहाँ। अब देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन याद है ना, ये जो लिमिट डाल, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? छोटा को बड़ा करना। ये जो वर्क डन निकला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के, हमको यही टोटल के लिए क्या करते हैं? बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w। लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। m बाहर v पे पावर 1 है तो 1 जोड़िए, कितना होगा? 2/2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन पढ़ा है ना आप लोग? आप v के जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर क्या डालते हैं? लोअर लिमिट। इस इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर हाफ mv स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है।
फिर से एक बार समझ लो इसको। पहले हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। फॉर्मूला तो वर्क डन का एफ एक्स कॉस थीटा होता है। एफ का फॉर्मूला एम ए होता है, एम इंटू ए डी एस, एस के जगह पे डी एस। थीटा 0 हुआ, क्यों हुआ कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। एक को लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, एक को क्या लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी अलग कीजिए। डी एस बाई डी टी को बोलते हैं वी। अब टोटल वर्क डन निकालना क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कैसे डालेंगे, यहाँ पे डी के साथ डब्ल्यू है तो शुरू में तो कोई काम नहीं हुआ, लोअर लिमिट 0 डालेंगे। बाद में टोटल वर्क डब्ल्यू हुआ तो डब्ल्यू डालेंगे। यहाँ देखिए डी के साथ वी है, मतलब वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है तो शुरू में वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग को क्या मानते हैं, वी मानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, डी वाई वाई, डी पी पी, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा डब्ल्यू। इंटीग्रेशन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, लिमिट जो बाएं था दाएं डालते हैं। अब यहाँ एम वी डी वी है, वी डी वी मैचिंग हो रहा है, यहाँ मैचिंग हो जाए तो पावर में 1 प्लस करते हैं, फिर उसी पावर से डिवाइड करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। इस तरह से वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सब उसको प्रैक्टिस भी कीजिए इसके। आज इतना ही है, धन्यवाद।